एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक और मोहम्मद उमर पूरे गार में घूम रहे थे। उनके कैदी ने ठीक ही कहा था कि यहाँ सिर्फ 3 आदमी थे, अगर कोई और होता तो अब तक सामने आ चुका होता। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देख रहे हो मोहम्मद उमर, ये है वो जहर जो मासूम नौजवानों के खून में घोला जाता है। मौत के ये सौदागर अपने घरों में दौलत के अंबार लगाने के लिए बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मैं भी मौत के इन सौदागरों का आलाएकार बन गया था। ये जुर्म मुझसे भी हुआ है, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। मैं मौत के इन सौदागरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोला, शारिक भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर इस मकसद के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। शारिक ने कहा, अब हम मिलकर ही ये काम करेंगे। फिर वो गार से बाहर आ गया। उसने नौलखे वगैरह को भी बुला लिया। गार में ये सब कुछ देखकर नौलखे की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आग लगा दो इन सबको, जलाकर राख का ढेर बना दो। शारिक बोला, अभी नहीं नौलखे, अभी तो अफ्यून की एक बड़ी खेप आने वाली है, उस खेप को भी पहुंच जाने दो, एक ही बार आग लगाएंगे। नौलखा बोला, ठीक है, हम उनका भी इंतजार कर लेंगे। वो लोग गार से बाहर आकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहां से उस तरफ आने वाले रास्ते पर न सिर्फ निगाह रखी जा सकती थी बल्कि आने वालों को घेरे में भी लिया जा सकता था। वो बैठे बातें करते रहे और वक्त गुजरता रहा। उनमें से किसी के पास घड़ी नहीं थी, इसलिए वक्त का अंदाजा लगाना दुश्वार हो रहा था। यूं लगता था जैसे रात आधी से ज्यादा बीत चुकी हो, लेकिन वो सब अच्छी तरह जानते थे कि अभी 10 नहीं बजे थे। एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। और फिर दफतन सब चौंक गए। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज उन सब ने सुनी। वो एकदम होशियार हो गए। शारिक ने कहा, मेरा ख्याल है वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। मोहम्मद उमर, तुम गार के दहाने पर पहुंच जाओ। उन्हें गार में दाखिल होने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी गार में घुसने की कोशिश करे उसे उड़ा देना। और नौलखे, तुम सामने चले जाओ। वो लोग जब इस जगह पहुंच जाएं तो तुम वापसी का रास्ता ब्लॉक कर देना। उसने खुली जगह की तरफ इशारा किया, फिर बोला, समीना तुम मेरे साथ होगी और शापरी तुम उस पत्थर के पीछे पोजीशन संभाले रहोगी। तुम्हारा निशाना अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से किसी को भी बच निकलने का मौका नहीं दोगी। शापरी ने कहा, ठीक है, फिक्र मत करो, कोई भी बचकर नहीं जा सकेगा। वो सब लोग उठकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। शारिक ने भी एक पत्थर के पीछे अपनी पोजीशन संभाल ली और वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद पहला आदमी 2 गधों को हाँकता हुआ उस तंग से रास्ते से निकलकर खुली जगह पर आ गया। उस शख्स के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। उसके पीछे कई और गधे थे जिन पर अफ्यून के बोरे लदे हुए थे। आखिर में 2 और आदमी थे, उनके हाथों में भी राइफलें थीं। वो सब लोग खुली जगह पर पहुंच गए और ड्रमों के करीब पहुंचकर गधों पर लदे हुए बोरे उतारने लगे। उन तीनों में से एक ने गार की तरफ रुख करके पुकारा, मोहब्बत खान, कहाँ हो तुम? गार की तरफ से मोहम्मद उमर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, यहाँ कोई मोहब्बत खान नहीं है, तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो, हथियार फेंक दो। वो तीनों एकदम उछल पड़े और इधर उधर पोजीशन लेने की कोशिश करते हुए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद उमर एक पत्थर की आड़ में था। कई गोलियां पत्थर पर लगी, पत्थर के टुकड़े हवा में उड़कर बिखरने लगे। उन लोगों की चलाई हुई गोलियां मोहम्मद उमर का कुछ भी न बिगाड़ सकी। शारिक दाईं तरफ था, उसने भी फायर खोल दिया। एक आदमी उसकी गोलियों का निशाना बनकर गिरा। दूसरी तरफ से नौलखे वगैरह ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गधों पर अफ्यून लाने वाले बाकी दोनों आदमी भी छलनी होकर गिर पड़े। कोई भी नहीं बचा था। शारिक और उसके साथ ही खुली जगह पर जमा हो गए। उन्होंने लाशें उठाकर एक तरफ डाल दी और अफ्यून के बोरे उठा उठाकर लकड़ियों के अंबार पर फेंकने लगे। अंबार को आग लगाने के बाद शारिक ने 2 जलती हुई लकड़ियां उठाई और दौड़ता हुआ गार में घुस गया। उसने लकड़ियों को हॉल के वस्त में फेंक दिया और जनरेटर के करीब पड़ा हुआ तेल का ड्रम उलट दिया। तेल आहिस्ता आहिस्ता जलती हुई लकड़ियों की तरफ बहने लगा। तेल ने जैसे ही आग पकड़ी, शारिक बाहर की तरफ दौड़ा। शारिक गार से बाहर निकलते हुए चीखा, भागो भागो यहाँ से। उसके साथ ही वो गधों को भी वहां से हाँकने लगा। गधे बदहवास होकर तंग से रास्ते पर दौड़ रहे थे। उनके पीछे शारिक वगैरह थे। शारिक ने मुड़कर देखा, लकड़ियों के अंबार से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। गार के दहाने से भी शोले उठते हुए नजर आ रहे थे। बहता हुआ तेल बाहर की तरफ आ रहा था, जिससे आग फैल रही थी।
शारिक चीखा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से दूर निकल चलो। गार के अंदर खतरनाक केमिकल ड्रम पड़े हुए हैं, वो ड्रम जब फटेंगे तो कयामत आ जाएगी। वो लोग असल रास्ता छोड़कर चट्टानों में घुस गए और अंधाधुंध दौड़ने लगे। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि तारीकी में इस तरह दौड़ना खुद उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो बेतहाशा दौड़ते रहे और फिर पहला धमाका सुनाई दिया। गार के अंदर केमिकल का कोई ड्रम फटा था और धमाके की आवाज दबी दबी सी थी, लेकिन शारिक जानता था कि केमिकल के ड्रम जब एक के बाद दीगरे फटने शुरू होंगे तो यहाँ कयामत आ जाएगी। इसलिए वो यहाँ से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। एक दो और मध्यम से धमाके सुनाई दिए। वो दौड़ते रहे और बिलाखिर अपने पड़ाव पर पहुंच गए। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। उनका कैदी उसी तरह बंधा हुआ पड़ा था जिस तरह वो उसे छोड़कर गए थे। शारिक उसे घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया। शारिक ने नशेब की तरफ इशारा किया जहां से मुहीब शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। बोला, वो देखो, तुम्हारे खान अब्दुल कद्दूस खान की लेबोरेटरी नहीं, मौत की फैक्ट्री। अब इसमें कुछ नहीं बचा। वहां तैयारशुदा हेरोइन और अफ्यून की आने वाली नई खेप, सब कुछ जलकर राख हो रहा है और तुम्हारे वो आदमी भी जलकर राख हो जाएंगे। शारिक खामोश हुआ ही था कि एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और फिर पै दर पै धमाके होने लगे। गार के अंदर रखे हुए खतरनाक केमिकल के ड्रम फट रहे थे। एक और धमाका हुआ और यूं लगा जैसे आतिशफिशां फट गया हो। गार वाली चट्टान आतिशफिशां की तरह ही फटी थी। आग के शोले और चट्टानी पत्थर सैकड़ों फुट ऊपर तक उड़ रहे थे। आसपास के पहाड़ हिल गए थे। यूं लग रहा था जैसे जलजला आ गया हो। वो चट्टान भी कांप कर रह गई थी जिस पर ये लोग बैठे हुए थे। शारिक ने अपने कैदी की तरफ देखा और दफतन वो बुरी तरह चौंक गया। उनका कैदी जमीन पर लोट लगाता हुआ चट्टान के आखिरी किनारे तक पहुंच चुका था। शारिक अपनी जगह से उठकर चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा, मगर वो कैदी एक और लोट लगा चुका था और फिर दूसरे ही लम्हे वो निगाहों से ओझल हो गया। उसकी आखिरी चीख बड़ी खौफनाक थी। हेरोइन तैयार करने वाली वो लेबोरेटरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। वहां अब आग के शोलों के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। वो रात भर नहीं सो सके थे। शारिक अच्छी तरह जानता था कि उस इलाके में हेरोइन तैयार करने वाली और भी लेबोरेटरियां मौजूद थीं। वो लेबोरेटरियां उसी तरह पहाड़ों में छुपी हुई थीं, लेकिन धमाकों की आवाजें कहीं न कहीं जरूर सुनी गई होंगी। शारिक को यह अंदेशा भी था कि दिन चढ़ने पर अगर पहाड़ों में छुपे हुए लोग सूरत हाल मालूम करने इस तरफ आ गए तो वो लोग घेरे में आ सकते हैं। इसलिए वो सुबह होने से पहले ही उस इलाके से निकल जाना चाहते थे। सुबह होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे। वो लोग रवानगी के लिए तैयार हो गए। घोड़ों पर तारीकी में सफर करना अगरचे खतरनाक था, लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर चारा भी नहीं था। वो मोहतात अंदाज में सफर करते रहे। दिन की रोशनी फैलने पर वो रुक गए। रात भर जागने और सफर में वो बुरी तरह थक गए थे। एक चट्टान के दामन में मुनासिब जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। उनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के बाद आगे रवाना हो जाएंगे, लेकिन नींद और थकन ने उन्हें निढाल कर दिया था। एक एक करके उन सब की आंखें बंद होने लगीं और कुछ ही देर के बाद वो सब नींद की आगोश में पहुंच चुके थे। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर सबसे पहले नौलखे की आंख खुली। वो कुछ देर तक अपनी जगह पर लेटा आंखें मचमचाता रहा और जब उसने उठकर इधर उधर देखा तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। वो 8 आदमी थे जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। उन सबके हाथों में क्लैशनकोफ राइफलें थीं, लंबी दाढ़ियां, सरों पर पगड़ियां, कबायली लिबास और घूरती हुई खूंखार आंखें। वो वैशी ही लगते थे। नौलखे को अपने सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने करीब ही सोए हुए शारिक को झंझोड़ दिया। शारिक हड़बड़ा कर उठ गया। उसका हाथ सबसे पहले अपनी राइफल की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी वक्त फजा फायर की आवाज से गूंज उठी और राइफल शारिक के हाथ से छूट गई। फायर की आवाज सुनकर उनके दूसरे साथी भी जाग गए थे। सूरत हाल देखकर उन सब के चेहरे धुआं हो गए। उनमें से एक आदमी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर किसी ने राइफल की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और हाथ सर से ऊपर उठा लो। उस शख्स ने बात अगरचे उर्दू में की थी, लेकिन उसमें पश्तो के अल्फाज भी शामिल थे। लेकिन बात का मतलब बहरहाल उन सब की समझ में आ गया था। वो सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और हाथ सर से बुलंद कर दिए। उनसे मुखातिब होने वाले शख्स ने अपने एक साथी को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर सबकी राइफलें जमा कर लीं। उसी शख्स ने बारी बारी उन सब की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम गुलबाज खान है। तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वैसे मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई फरार होने में कामयाब हो भी गया तो इन बंजर और वीरान पहाड़ों में भूख प्यास से मर जाएगा। यहाँ मीलों दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग शराफत का मुजाहिरा करते हुए हमारे अहकामात की तामील करोगे। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो ओ भाई गुलबाज खान, हम तो पहले ही मुसीबत के मारे हुए हैं। रास्ता भूल कर कहीं से कहीं आ निकले हैं। भूख प्यास ने पहले ही हमें अधमुआ कर रखा है। तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो। हमें इन पहाड़ों से निकलने का रास्ता बता दो। हम खामोशी से यहाँ से चले जाएंगे। हमारी और तुम्हारी क्या दुश्मनी।
गुलबाज ने कहा, दुश्मनी नहीं तो हम एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हैं। नौलक्खे ने बोला, दोस्ती करने में कितनी देर लगती है, लाओ हाथ मिलाओ। उसने दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। गुलबाज खान ने कहा, हम दोस्ती का हाथ भी बहुत सोच समझ कर बढ़ाते हैं और तुम लोगों के बारे में तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा। नौलक्खे ने कहा, क्यों, क्या हम इस दुनिया की मखलूक नहीं हैं जिनसे दोस्ती करते हुए तुम्हें सोचना पड़ेगा? गुलबाज खान ने कहा, आसमानी मखलूक नहीं हो लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हो। तुम वो लोग हो जो बाराकी से यहाँ तक अपने दुश्मन को शिकस्त देते हुए आए हो। पुलिस की भारी नफरी भी तुम लोगों का रास्ता नहीं रोक सकी। मेरा ख्याल है तुमसे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। नौलक्खे ने फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय अपने साथियों की तरफ देखा। उन सब के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। नौलक्खे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कह रहे हो भाई गुलबाज खान? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम वो नहीं हैं जो तुम समझ रहे हो। गुलबाज ने कहा, मैं जो कुछ समझ रहा हूँ ठीक समझ रहा हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन पहाड़ों में खबरें बहुत तेजी से सफर करती हैं। मुझे यह भी मालूम है कि तुरखान के गिरोह को तुम लोगों ने किस तरह तोड़ा था। तुरखान एक दहशत का नाम था। हर सूबे की हुकूमत उसके नाम से खौफजदा थी, लेकिन तुम लोगों ने उस गिरोह का जिस तरह खात्मा किया है वो काबिल तारीफ है। और तुम्हारा ये साथी, उसने मोहम्मद उमर की तरफ इशारा किया, ये इस बात की गवाही देगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये तुरखान ही के गिरोह का आदमी है। इस मर्तबा नौलक्खे की बजाय शारिक ने गुलबाज की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुरखान से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने हमारी एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। हमारा ना तो किसी गिरोह से ताल्लुक है और ना ही हम जराइम पेशा हैं। हम तो हालात का शिकार हुए हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं। गुलबाज ने कहा, अफगान हुक्मरानों को उन पाकिस्तानी जासूसों की तलाश है जो एक खास मिशन पर काबुल की तरफ जा रहे थे। वो मलिक फरीद खान के मेहमान थे, लेकिन इत्तेफाक से मलिक फरीद खान को काबुल में गिरफ्तार कर लिया गया तो वो पाकिस्तानी जासूस बाराकी से भाग निकले और तकरीबकारी करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश में सरहदों की भी निगरानी की जा रही है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम लोग हमारे घेरे में आ गए हो। हम तुम्हें अफगान हुकूमत के हवाले कर दें तो यहाँ हमें बहुत सी मुराद मिल सकती हैं। इसके अलावा वो खामोश हुआ, फिर बोला, खान अब्दुल कद्दूस खान को भी ये इत्तला मिल चुकी होगी कि उसकी लेबॉर्ट्री तबाह कर दी गई है। वो लेबॉर्ट्री तबाह करने वालों की तलाश में इन पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारेगा। नौलक्खे ने कहा, ये खान अब्दुल कद्दूस खान कोई साइंसदान है क्या? गुलबाज ने उसे घूरा, बोला, अनजान बनने की कोशिश मत करो। खान अब्दुल कद्दूस को हम पर भी शक हो सकता है कि उसकी लेबॉर्ट्री हमने तबाह की है। वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो हम तुम लोगों को उनके सामने पेश कर देंगे। नौलक्खा बोला, क्या तुमने भी कोई लेबॉर्ट्री बना रखी है? गुलबाज ने कहा, मेरी लेबॉर्ट्री इस इलाके की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है। हम लोगों में रकाबतें चलती रहती हैं। किसी लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना कोई मामूली बात नहीं है। खान अब्दुल कद्दूस चैन से नहीं बैठेगा और ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम लोग हमें मिल गए हो। शारिक ने कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? वो बोला, फिलहाल तो तुम लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह फैसला बाद में किया जाएगा कि तुम लोगों से क्या चाहते हैं। अब खामोशी से हमारे साथ चलो। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे चुका हूँ कि अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। गुलबाज ने राइफल से इशारा किया। शारिक वगैरह ने पहले ही देख लिया था कि गुलबाज और उसके साथियों के पास घोड़े नहीं थे, जिसका मतलब था कि उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना था। शारिक ने गुलबाज की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम अपने घोड़े यहीं छोड़ दें? गुलबाज खान ने कहा, घोड़ों की लगामें पकड़ लो, पैदल चलेंगे, हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। गुलबाज ने गलत नहीं कहा था। उन्हें तकरीबन 1 मील का फासला तय करना पड़ा। रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। वो लोग बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाए। बुलंद पहाड़ों के ऐन बीच में एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ था। उसके साथ ही एक मकान भी था जो बड़े बड़े पत्थरों से तामीर किया गया था। चारों तरफ दूर दूर तक लोहे की खारदार तारों का जंगला था। शेड के नीचे बहुत सारे ड्रम रखे हुए थे और चूल्हे बने हुए थे। एक तरफ लकड़ियों के अंबार लगे हुए थे। 5 चूल्हों में आग जल रही थी और उन पर ड्रम चढ़े हुए थे। उन ड्रमों में कोई चीज पक रही थी जिससे भाप उठ रही थी। फजा में एक नागवार सी बू फैली हुई थी। नौलक्खा गुलबाज की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है लंगर तैयार हो रहा है। क्या तुम लोगों के पास देगें या पतीले नहीं हैं? खाना इन ड्रमों में तैयार करते हो? गुलबाज ने कहा, यह खाना तैयार नहीं हो रहा, इन ड्रमों में अफ्यून पक रही है। यह हेरोइन की तैयारी का पहला मरहला है। अफ्यून में नौशादर डालकर पकाया जा रहा है। इससे मॉर्फिन तैयार होगी। कई मरहलों से गुजरने के बाद हेरोइन की तैयारी का मरहला आता है। नौलक्खे ने कहा, 2-4 हीरो भी तैयार कर लो तुम लोग। ये क्या बात हुई कि पूरी कौम ही हेरोइन की तैयारी में लगी हुई है? गुलबाज उसका तंज नहीं समझ सका। उसने साथ आने वालों को इशारा किया। वो मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए। 2 आदमी पहले से वहां मौजूद थे जो काम कर रहे थे। इस तरह उनकी कुल तादाद 10 थी। गुलबाज खान ने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मकान में हमारी लेबॉर्ट्री है, जहां आखिरी मरहले में हेरोइन तैयार होती है।
इसके पिछली तरफ एक और मकान है जो हम रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। शारिक ने उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए पूछा जिससे वो आए थे। क्या यहाँ आमदोरफ्त का यही रास्ता है? गुलबाज खान ने एक तरफ इशारा किया। बोला, असल रास्ता उस चट्टान के पीछे है, लेकिन अगर तुम यहाँ से फरार के इम्कानात का जायजा ले रहे हो तो इस ख्याल को जहन से निकाल दो। इन खारदार तारों से बिल्ली का बच्चा भी नहीं निकल सकता। इसके अलावा मेरे ये आदमी चारों तरफ फैल जाएंगे। इनकी नजरों में आए बगैर कोई किसी तरफ नहीं जा सकता। बहरहाल तुम लोग अपने घोड़े वहां बांध दो। उसने एक तरफ इशारा किया। नौलखे ने कहा, घोड़े तो बांध देते हैं, लेकिन तुम हमें यहाँ भूखा प्यासा रखोगे। अफगान तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं और हमें बड़े जोर की भूख लग रही है। गुलबाज खान ने कहा, फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें भूखा नहीं रखा जाएगा। मेरे साथ आओ। वो इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। वो लेबोरेटरी के पिछली तरफ वाले मकान में आ गए। गुलबाज खान उन्हें एक कमरे में ले आया जिसके फर्श पर मोटी दर्री नुमा कालीन बिछा हुआ था। गुलबाज खान ने कहा, तुम लोग इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। कुछ देर बाद तुम लोगों को खाना मिल जाएगा। गुलबाज खान बाहर चला गया। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया गया था। दो आदमी दरवाजे के साथ राइफलें संभाल कर बैठ गए। शारिक और उसके साथी दर्री पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। समीना और शापरी लेट गई थी। उन सबके चेहरों पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। अब तक वो हर किस्म के हालात से निमटते आए थे, लेकिन जहां सूरत हाल मुख्तलिफ थी, उन्हें निहत्ता कर दिया गया था और उन पर मुसल्ला पहरा बिठा दिया गया था। लेकिन वो मायूस नहीं थे। अलबत्ता एक परेशानी की बात जरूर थी। गुलबाज खान ने बताया था कि वो उन्हें अफगान हुकूमत के हवाले करके अपने लिए मुराद हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ उसने ये धमकी भी दी थी कि अगर खान अब्दुल कद्दूस खान ने चढ़ाई कर दी तो वो उन्हें उसके हवाले कर देगा। मोहम्मद उमर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या होगा शारिक भाई, हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं। अगर गुलबाज हमें हुकूमत के हवाले कर देता है तो हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अगर हमें मौत की सजा न भी हुई तो हम जिंदगी भर जेल में पड़े सड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर खान अब्दुल कद्दूस खान की तहवील में दे दिया जाता है तो भी हम नहीं बच सकते। तुम्हें तो तजुर्बा हो चुका है कि मौत के ये सौदागर बड़े बेरहम और संगदिल होते हैं। इनसे किसी रियायत की तवक्को नहीं की जा सकती। हमने उसकी हिरवन की लेबोरेटरी तबाह की है। उसका करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें ऐसी अजियतनाक मौत मारेगा कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शारिक ने कहा, मायूस ना हो उमर, मैंने तो इससे भी ज्यादा बदतरीन हालात का मुकाबला किया है। मैंने मायूस होना नहीं सीखा। ये सूरत हाल तो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। हमारे सिर्फ हथियार ही छीने गए हैं। हमें बांध कर नहीं रखा गया या कैद नहीं किया गया। मुझे उम्मीद है कि अगर हम में से कोई कमरे से बाहर जाना चाहे तो रोका नहीं जाएगा। ये सूरत हाल मायूस को नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ से फरार का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। करीब लेटी हुई शाहपरी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, और हम ये लेबोरेटरी तबाह करके ही यहाँ से जाएंगे। नौलखा बोला, जरूर, लेकिन पहले इन लोगों से पूछो कि हमें कुछ खाने पीने को भी देंगे या भूखा ही रखेंगे। शारिक बोला, गुलबाज ने कहा था कि वो हमें खाना भिजवा देगा। थोड़ा इंतजार कर लो, खाना आ जाएगा। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि 3 आदमी कमरे में दाखिल हुए। 2 ने तश्त उठा रखे थे और तीसरा राइफल ताने दरवाजे में ही रुक गया था। एक आदमी ने तश्त नीचे रख कर दस्तरखान बिछा दिया और दूसरे आदमी ने उस पर खाना सजा दिया। भुना हुआ गोश्त, नान और 2 चीजें और थीं जो गोश्त ही से तैयार की गई थीं। वो खाना लगाकर वापस चले गए। शारिक और उसके साथी इस तरह खाने पर टूट पड़े जैसे कई रोज से भूखे हों। वो लोग खाने से फारिग हुए ही थे कि उनमें से एक आदमी एल्युमिनियम की एक केतली उठाए अंदर आ गया। केतली धुएं से काली हो रही थी। उसके दूसरे हाथ में चीनी की छोटी छोटी प्यालियां थीं। उसने केतली और प्यालियां उनके सामने रखते हुए कहा, चाय। नौलखे की आंखें चमक उठी। चाय? वो अपनी जगह से उठकर आगे आ गया और केतली उठाकर प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। फिर उसने एक एक प्याली उन सबके सामने रख दी। समीना चाय का घूंट भरते हुए बोली, हम तो भूल ही गए थे कि चाय भी कोई चीज होती है। कई रोज के बाद चाय पी रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। नौलखे ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, अब तो मजे ले लो। जब ये लोग हमें हुकूमत या अब्दुल कद्दूस खान के हवाले कर देंगे तो पता चलेगा। चाय वाकई मजे की थी। अगरचे पाउडर मिल्क इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जायका वाकई उम्दा था। वो मजे ले लेकर चाय पीते और बातें करते रहे। वो दिन का बाकी हिस्सा कमरे में ही रहे। इस दौरान शारिक और नौलखे को फितरी जरूरत के तहत बाहर निकलना पड़ा। हर मर्तबा गनमैन साथ रहा। शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही कमरे में बल्ब रोशन हो गया। जाहिर है यहाँ भी जनरेटर लगा हुआ था। बत्ती जलने के कुछ ही देर के बाद उनके लिए खाना आ गया। वो अभी खाना खा रहे थे कि गुलबाज खान भी आ गया। उसके साथ एक गनमैन भी था जो दरवाजे में ही रुक गया। गुलबाज आगे आकर उनके करीब ही दर्री पर बैठ गया। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हमारे बारे में क्या इरादा है खान, क्या करना चाहते हो? गुलबाज खान ने कहा, थोड़ी ही देर पहले अब्दुल कद्दूस खान का एक आदमी यहाँ आया है। उसे अपनी लेबोरेटरी की तबाही का पता चल गया है। खुदा का शुक्र है कि उसे हम पर किसी किस्म का शुबा नहीं है, लेकिन उसे ये पता चल गया है कि कुछ लोग इन पहाड़ों में फिरते हुए देखे गए थे।
वो ये भी समझता है कि वो पाकिस्तान के वही जासूस हैं जो बराकी से मार धाड़ करते हुए फरार हुए थे और इस तरफ से सरहद पार करने की कोशिश में है। उसे शुबा है कि लेबोरेटरी उन्हीं लोगों ने तबाह की है और वो लोग अभी तक इन पहाड़ों में ही कहीं मौजूद हैं। उसने मुझे पैगाम भेजा है कि अगर वो लोग हमारी नजरों में आ जाएं तो उन्हें पकड़कर उसके हवाले कर दिया जाए, वो मुंह मांगा इनाम देगा। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, तो फिर क्या ख्याल है, क्या सोचा है तुमने? गुलबाज खान ने कहा, अभी कुछ नहीं सोचा। अगर तुम लोगों को खान अब्दुल कद्दूस खान के हवाले कर दूं तो सिर्फ चंद लाख डॉलर मिलेंगे। उसके बरक्स अगर मैं हुकूमत से राब्ता करूं तो मुझे ऐसी मुराद मिल जाएंगी जिनसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। शारिक ने कहा, तो फिर वही करो जिससे तुम्हें ज्यादा फायदा हो।